हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव पाठशाला में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर 2 है। कल हमने डिस्कस किया था बाहर की भारत का विश्व में क्या स्थान है, विश्व में क्या स्थिति है, और उसी भारत का फिर हमने देखा था कि एशिया में क्या स्थिति है। फिर हमने कवर किया था भारत का पूरा स्थलीय सीमा की लंबाई, जलीय सीमा की लंबाई, भारत के राज्यों की अवस्थिति क्या है, वो सारा कल क्लास में हमने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, क्योंकि मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी नहीं, कम से कम चीज़ें ही मेरी यही प्रयास है कि मैं आप लोगों को कम से कम चीज़ों को इसी तरीके से मैप के द्वारा समझाऊं, जिससे कि वो आपके माइंड में डायरेक्ट फिट हो जाए, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर हम बार बार नोट्स बनाएंगे, नोट्स ऑलरेडी हमें मार्केट में ढेर सारी मिल जाएगी, या फिर अगर हम इस तरीके से देखें तो बुक लूसेंट वगैरह सभी के पास है, तो बुक सबके पास ज़्यादा है, लेकिन उस चीज़ों को हमें समझना है कि किस तरीके से किस चीज़ का कहाँ से क्या कॉन्सेप्ट है और कहाँ से प्रश्न बनेगा, तो हम सही कर सकते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। इस तरीके से कल हमने छोड़ा था, फिर हम आज देखेंगे कि भारत जो है अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देखने से पहले हम देखेंगे कि भारत की ग्लोब पर अवस्थिति एक बार फिर से। कल मैंने आपको बताया था कि भारत को इस तरीके से अगर ग्लोब को वर्टिकली हम डिवाइड करते हैं तो इस तरफ का हिस्सा पूरा का पूरा जो इधर से हमने काटा है, ये हमारा पूर्वी देशांतर कहलाता है। और ग्लोब को अगर इधर से हम काटते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा पश्चिमी देशांतर कहलाता है, पश्चिमी देशांतर कहलाता है। और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। फिर जब हम इस तरीके से बीचों बीच ऐसे हॉरिजॉन्टल अगर काटेंगे ग्लोब को, तो इसको बोलते हैं अक्षांश। ये हमारा अक्षांश है। और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं, या फिर इक्वेटर बोलते हैं, या फिर इसी को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा 0 डिग्री। और भारत जो है पूरा, अगर हम जब भी अक्षांश की बात करेंगे, जैसे ही हम अक्षांश की बात करेंगे, भारत हमारा 0 डिग्री यानी ये आपका देशांतर रेखा है, तो जब भी स्थित है इसके उत्तर में ही स्थित है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे कुछ भी हो, तो तमिलनाडु में उत्तर में ही स्थित है, वो भी आपका उत्तर में ही स्थित है। यहाँ से इसी तरीके से प्रश्न बना था सुपर टेट 69,000 में, उन्होंने पूछा था, वहां पे पूछा गया था कि जो भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट जो दक्षिणतम पॉइंट है, वो कहाँ पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि भारत का तमिलनाडु तमिलनाडु जो स्थित है, तमिलनाडु का कन्याकुमारी वो कहाँ स्थित है। और ऑप्शन में था कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण में, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, और 8 डिग्री 4 मिनट पश्चिम में। तो यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के दिमाग में आया था कि जो ये है वो 8 डिग्री दक्षिण में, क्योंकि इसको हम दक्षिण, इसको पूरब, इसको उत्तर और इसको पश्चिम और इसको पूरब मान लेते हैं, क्योंकि इस तरीके से हमको हमेशा है कि बांटते हैं और दक्षिण और ऐसे लगा देते हैं। लेकिन ये जो है विषुवत रेखा के ऊपर पूरा का पूरा भारत यहाँ पर स्थित है, तो विषुवत रेखा के पूरा उत्तर में ही है। तो यहाँ का पूछे, यहाँ का पूछे, यहाँ का पूछे, जहाँ का भी पूछे पूरा उत्तर में। और जब देशांतरी विस्तार पूछे तो यहाँ से पूछे, यहाँ से पूछे, यहाँ का पूछे, यहाँ का पूछे, कुछ भी पूछे, तो देशांतरी विस्तार हमेशा हमेशा पूर्वी में ही रहेगा। कितनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। देशांतरी विस्तार हमेशा पूर्वी में, चाहे 68 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है 97 डिग्री तक, या फिर अगर अक्षांशीय विस्तार देखेंगे तो जब भी देखेंगे तो उत्तर से ही देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, इस तरीके से। और यहाँ पर एक बात और हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि यदि हम 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट का समय लगता है। प्रत्येक 1 डिग्री बढ़ने पर 4 मिनट का समय में बढ़ोतरी होती है। और जब हम 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम की तरफ आते हैं तो प्रत्येक 1 डिग्री पर 4 मिनट में समय की कमी होती है। जैसे अगर यहाँ पे 12 बजेगा, तो अगर इधर आएंगे 11:55 होगा, 11:56 होगा, और इधर जाएंगे तो 12:04 होगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट की वृद्धि। तो जब भी हम भारत का देखेंगे तो ग्रीनविच से हमेशा और हमेशा भारत का जो समय रहेगा वो आगे ही रहेगा। अब कितना आगे है उसको हम देशांतरों के द्वारा समझेंगे। जैसे यहाँ से अब देखते हैं, जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो इस तरीके
से ग्लोब है, तो ग्लोब जब हम ऐसे रेखा खींचेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे, तो ये हमारे देशांतर कहलाते हैं। और कुल देशांतरों की संख्या 360 होती है। और कुल अक्षांशों की संख्या देखते हैं, कुल अक्षांशों की संख्या अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो 90 180 होती है अक्षांशों की संख्या। तो भारत जो है, भारत इस तरीके से ग्लोब पर भारत की स्थिति जो है उत्तर में है और पूरब में है। तो यहाँ अगर भारत स्थित है तो भारत, जब भी हम देशांतर की बात करेंगे तो पूर्वी, अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तर, क्योंकि ये पूरा उत्तर में है, पूरा पूरब में है। अब देखते हैं हम भारत की अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। तो जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो तमिलनाडु के, अगर नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, तमिलनाडु का सबसे इस तरीके से प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पर तमिलनाडु है और तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है कैप कोमरिन। तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है और ये स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश मतलब नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से इंद्रा कॉल तक जाता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। लद्दाख के इंद्रा कॉल तक जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक, इसका अक्षांशीय विस्तार है। और यदि देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहाँ है गुजरात, और गुजरात में एक स्थान है गोरमोता। यहाँ से स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। और इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है कीविथु में 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। तो भारत की अगर प्रश्न बने कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो हमें लगाना होगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दोनों नॉर्थ रहेगा ऑप्शन, आपके ऑप्शन में यहाँ पे साउथ भी लिख सकता है, नॉर्थ लिख सकता है, तो दोनों जो रहेगा वो नॉर्थ ही रहेगा। अभी मैंने बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, लेकिन ये जो है तमिलनाडु यानी कि मुख्य भूमि से है। भारत के मुख्य भूमि यानी कि तमिलनाडु के कैप कोमरिन की है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन हमारा जो मेन है, अगर ऐसे प्रश्न बने कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये 6 डिग्री 4 मिनट जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार में है 4 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट हम कब लगाएंगे? 8 डिग्री 4 मिनट तब लगाएंगे जब यहाँ पर भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार पूछेगा, क्योंकि ये हमारा मुख्य भूमि है। ग्रेट निकोबार आइलैंड है, इसलिए जब आपसे मुख्य भूमि की बात करें तो वहाँ हमें लगाना है 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन जब सिर्फ और सिर्फ भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट की बात करेंगे। इस तरीके से जो हमारा भारत है वो कुल कितने देशांतर में है? 68 7 से 97 25 के बीच कुल 30 देशांतर में फैला हुआ है। भारत कुल 30 देशांतर में फैला हुआ है। मान लीजिए ये इस तरीके से देशांतर है, इधर हमारा गोरमोथा है, और इधर है कीविथु, अरुणाचल प्रदेश का कीविथु, और नीचे है इधर कैप कोमरिन तमिलनाडु का। ये मैं मुख्य भूमि का बता रही हूँ, कैप कोमरिन तमिलनाडु ये अक्षांश, और फिर इंदिरा कॉल लद्दाख तक फैला हुआ है 37 डिग्री 6 मिनट तक। और ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। तो कुल देशांतरों की संख्या यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे तो 30 देशांतर, भारत कुल 30 देशांतर में फैला हुआ है। अभी हमने कहा कि 1 डिग्री पूर्व की तरफ जाने में 4 मिनट की वृद्धि होती है, तो हमें 30 डिग्री में जाने पर 4 मिनट अर्थात 120 मिनट की वृद्धि होगी। मतलब 120 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 2 घंटे आएगा। तो इसका मतलब है कि गुजरात के गोरमुथा और कीविथु, अरुणाचल प्रदेश के कीविथु में समय का अंतर 2 घंटा होगा। अगर प्रश्न बने कि गुजरात के गोरमुथा में यदि 8 बज रहे हैं, शाम के 8 बज रहे हैं, तो कीविथु में क्या समय होगा? तो 2 घंटे का समय अंतराल, मतलब यहाँ 8 बज रहे हैं तो कीविथु में क्या होगा?
10 बजेगा, सीधे सीधे जवाब होगा। इसी तरीके से अगर आपसे प्रश्न बने कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर है, तो यहाँ से इन दोनों के बीच में कितना अंतर होगा, यानी कि गोरमुद्दा से इलाहाबाद के नैनी के बीच कितने डिग्री, कितने मिनट का समय का अंतर होगा। तो इन दोनों का अंतर निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ का समय और यहाँ का समय आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से हम निकालते हैं भारत की समय रेखा। अब प्रश्न बनता है कि भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा के बारे में। तो भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री नॉर्थ, 82.5 डिग्री ईस्ट, मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी से, यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। और ये जब गुजरती है तो कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये इस तरीके से आ रही है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। अब ये प्रश्न पूछता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की मानक समय रेखा है, आप इसको समझते चलिएगा क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए मैं इन सबको बस बता रही हूँ। जब आपको अगर नोट्स चाहिए होगा तो आप बता दीजिएगा, मैं इसी तरीके से आप अपना बता दीजिएगा कि आपको नोट्स चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। लेकिन फिलहाल मेरी प्रयास यही है कि आप लोग यहाँ से समझे, नोट्स के चक्कर में ना पड़े। तो भारत की जो मानक समय रेखा है, अगर प्रश्न बने कि भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है, कितने घंटे आगे है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। मान लीजिए ग्रीनविच में 0 है और हमें 82.5 डिग्री पूर्वी की तरफ आना है, मतलब 82.5 में 4 का गुणा करेंगे। जब 82 में 4 का गुणा करेंगे तो आएगा 228 और 4 बार आधा आधा लिखेंगे, मतलब 1/2 गुणे 4 करेंगे तो इधर से 2 मिनट आएगा प्लस 2 मिनट, टोटल 2 घंटा 30 मिनट आएगा। और इसको जब हम बदलेंगे, सॉरी 30 घंटा 30 मिनट आएगा, जब हम इसको घंटे में बदलेंगे तो 5 घंटा 30 मिनट यहाँ से समय अंतराल आ जाएगा। तो भारत की जो मानक समय रेखा है जो इलाहाबाद की नैनी से होकर जाती है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि ग्रीनविच से हमारी जो भारत की स्थिति है वो पूर्वी देशांतर में है। यदि हमारे भारत की स्थिति पश्चिमी देशांतर में होती तो हम 5.5 घंटा ग्रीनविच से पीछे होते, लेकिन हम पूर्वी देशांतर में इसलिए हम 5.5 घंटा आगे है। तो यहाँ से ये हो गई मानक समय रेखा की बात। अब हम नेक्स्ट देखते हैं भारत की लक्षद्वीप के बारे में। और यहाँ से मानक समय रेखा हो गई हमारी और देशांतरी विस्तार हो गई, अक्षांशीय विस्तार हो गई। अब हमें पढ़ना है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में। जब हम इधर अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप दोनों को पढ़ लेंगे फिर हम आगे चलेंगे भारत के मुख्य भूमि पर। अभी हमने जो भारत के बाहर बाहर की चीजें हैं हम प्रयास करें उसको कवर करें, फिर हम चलेंगे मुख्य भूमि पर और उसमें पढ़ेंगे हम अक्षांशीय, उसमें हम पढ़ेंगे पर्वत, पठार, नदियाँ, झील, जलप्रपात इत्यादि जो भी चीजें हैं, मंदिरें कौन कौन सी हैं, इसी तरीके से मैप से ही पढ़ेंगे। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा प्रयास है कि बाहर की जो चीजें हैं जैसे अंडमान और लक्षद्वीप इसको भी हम बाहर के ही सल्टा लें, उसके बाद भारत की मुख्य भूमि पर प्रवेश करें। तो लक्षद्वीप के बारे में क्या क्या चीजें पढ़ना इम्पोर्टेंट है? लक्षद्वीप, हेडिंग डालिए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। तो यहाँ से लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या पूछे, कुल द्वीपों की संख्या तो 36 होती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है, लेकिन केवल 10 द्वीपों पर ही मानव का अधिकार है, 10 द्वीपों पर ही मानव का अधिवास है, 10 द्वीपों पर ही मानव रहते हैं। और लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। और लक्षद्वीप की भाषा पूछे, भाषा तो मलयालम है, मलयालम।
लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है और इसी लक्षद्वीप पर एक और भाषा बोली जाती है, उसका नाम है महल भाषा। महल भाषा इसलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि यह जो महल भाषा है वो मालदीव की, लक्षद्वीप के बगल में एक देश है मालदीव, मालदीव की आधिकारिक भाषा है महल भाषा, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होती है। और अगर यहीं पे पूछे कि महल भाषा की लिपि क्या है, तो ये जो है महल भाषा की देवही लिपि में लिखी गई है। तो यहाँ से इतनी चीजें पढ़नी है हमें लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में दो चीजें और देख लेते हैं, दो तीन चीजें। लक्षद्वीप पर एक अगाती द्वीप है, यहाँ पर एक अगाती द्वीप है। इसी अगाती द्वीप पर अड्रेट नामक हवाई अड्डा है। अड्रेट हवाई अड्डा इसी लक्ष्य अगाती द्वीप पर है। लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर पूरे लक्षद्वीप की एकमात्र हवाई अड्डा जिसका नाम है अड्रेट हवाई अड्डा, वो आपके लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर स्थित है। और इसी अगाती द्वीप पर लक्षद्वीप का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। उस अभ्यारण्य का नाम क्या है? एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है जिसका नाम है पिडली अभ्यारण्य। पिडली अभ्यारण्य। इस तरीके से आपकी लक्षद्वीप के बारे में क्या क्या चीजें हमें देखनी थी, एक बार फिर से देखते हैं। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप के 10 द्वीपों पर मानवों का अधिवास है और इसी मानवों के अधिवास है। और उसके बाद लक्षद्वीप पर एकमात्र हवाई अड्डा है और वो हवाई अड्डा लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर स्थित है। और इसी लक्षद्वीप में एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है जिसका नाम है पिडली अभ्यारण्य, जो कि लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर ही स्थित है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा भी बोली जाती है। महल भाषा एग्जाम के अकॉर्डिंग इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें हमें जो महल भाषा है वो मालदीव की राजकीय भाषा है और ये महल भाषा देवही लिपि में लिखी गई है, ये बात भी याद रखने योग्य है। एग्जाम के हिसाब से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे लग रही है वो सारी चीज़ों को मैं बताते हुए चल रही हूँ। तो आपका भी प्रयास होना चाहिए कि जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ आपके दिमाग में फिट होते चलनी है। ठीक है, चलिए यहाँ से इतनी चीज़ें हमें पढ़नी थी। अब हम देखते हैं लक्षद्वीप में एक और चीज़ यहाँ से है कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप इस तरीके से छोटे छोटे आइलैंड है। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, साइंस में प्रश्न बन सकता है कि लक्षद्वीप में किस नामक प्रवाल से बना है। ये जो लक्षद्वीप है किस नामक प्रवाल से बना है? तो इस एटाल नामक प्रवाल से, एटाल नामक प्रवाल से बना है। जो लक्षद्वीप है, जो इसकी छोटे छोटे आइलैंड है, वो एटाल नामक प्रवाल से बने हुए हैं। ये है, इतना लक्षद्वीप के बारे में पढ़ना जरूरी है। अब हम देखेंगे अंडमान निकोबार के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में इतनी चीजें थी, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं सारे को बताते चल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है वो कोई भी पॉइंट ना छूटे। शॉर्ट में ही बताऊंगी, ज्यादा नहीं। बाकी आपको जो भी चीजें नोट करने लायक हो आप वीडियो को पुश करिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए इसको नोट कर लीजिएगा। इतनी चीजें थी लक्षद्वीप के बारे में। और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। इधर है हमारा अरब सागर और पूछे कि किस तट पर स्थित है, तो भारत के पश्चिमी तट पर। इधर है पश्चिमी तट और इधर ही है अरब सागर। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है, मतलब भारत के पश्चिम में स्थित है। इतनी चीजें लक्षद्वीप के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट था। अब हमें पढ़ना है अंडमान निकोबार के बारे में। अंडमान निकोबार, जो अंडमान निकोबार है ये बे ऑफ बंगाल, इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी इधर है। अंडमान बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो यहाँ से इसको पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जगह कम है तो हम इधर ही इसको भी देख लेंगे कि अंडमान की क्या क्या प्रॉपर्टी है, अंडमान के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो सबसे पहले अंडमान में, क्योंकि ये भी जो अंडमान है वो भी छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर अंडमान भी बना है। तो टोटल अंडमान पे कितने आइलैंड हैं? यहाँ पे कुल आइलैंड की संख्या, कुल द्वीपों की संख्या लगभग लगभग मानी गई है 247 द्वीप। यह कल अप्रॉक्स है, जिनमें से मुख्य द्वीपों की संख्या अगर पूछे, मुख्य द्वीप जो कि हमारे एग्जाम के थे हमें पढ़ना है, केवल 6 द्वीप है। अगर
247 में से केवल 6 द्वीपों को ही पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है कि वो 6 द्वीपें एग्जाम के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, तभी इन 6 चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्य द्वीपों की संख्या 6 है। अब वो कौन कौन से 6 द्वीपें हैं उसको देखते हैं। एक है कोको द्वीप। इस तरीके से बेटा मैं ऊपर से ही लिखती हूँ क्योंकि इसको समझाना है थोड़ा। अंडमान, इसको लिखना नहीं था। अंडमान निकोबार की बात हो रही है यहाँ पर। तो कुल द्वीपों की संख्या हमने कितना लिखा? 247। पढ़ना कितना है? 6। एक है यहाँ पर कोको द्वीप। कोको द्वीप, इसको फिर उसके नीचे है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मध्य अंडमान। मध्य अंडमान, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान, और थोड़ा नीचे आएंगे तो फिर इधर है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान। अगर आपको ये सारी चीजें विजिबल नहीं हो रही होंगी, क्लियर नहीं हो रही होंगी, तो जो मैं बोल रही हूँ आप उसी पे ध्यान दीजिएगा। लिटिल अंडमान, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो कार निकोबार। कार निकोबार, अब यहाँ से निकोबार स्टार्ट हो रहा है, निकोबार, और उसके नीचे आएंगे तो ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। इस तरीके से जो अंडमान है, जो हमारा अंडमान निकोबार है, हमें 6 द्वीप पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 द्वीप। और ये जो कोको द्वीप पर है, वर्तमान में इस पर म्यांमार का अधिकार है। भारत के जो प्रधानमंत्री थे महाराज, उन्होंने कोको द्वीप को म्यांमार को गिफ्ट के रूप में दे दिया कि ये लोग इस पर तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो तो यहाँ पे रह सकते हो। तो यहाँ पर वर्तमान में म्यांमार का अधिकार है। तो यहाँ से अगर प्रश्न बने कि कोको स्ट्रेट, ये है हमारा कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट है, तो कोको स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है? कोको द्वीप जिस पर म्यांमार का अधिकार है उसको, और उत्तरी अंडमान को कोको स्ट्रेट अलग करता है। फिर है एक डुंकन पास। ये है हमारा डुंकन पास। अगर पूछे डुंकन पास किसको किसको अलग करता है, तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से डुंकन पास अलग करता है। वहीं अगर प्रश्न बने कि 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो जो 10 डिग्री चैनल है वो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, या फिर अंडमान को, क्योंकि यहाँ पे अंडमान को निकोबार से भी बोल सकता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से भी बोल सकता है, क्योंकि हमने अंडमान का विभाजन 4 भाग में किया है और कार निकोबार निकोबार का विभाजन 2 भाग में किया है। अगर लिटिल अंडमान दे तो उसको भी सही करेंगे, अगर अंडमान और निकोबार दिया है तो उसको भी सही करेंगे। तो यहाँ से 3 स्टेट है। कोको स्टेट पर किसका अधिकार है? म्यांमार का है। कोको स्टेट, कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। कोको स्टेट किसको किसको अलग करता है, तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करता है। फिर उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारा स्टार्ट होता है डुंकन पास। डुंकन पास दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है, और वहीं 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार से या फिर अंडमान को निकोबार से अलग करती है 10 डिग्री चैनल। आगे इसमें हमें देखना है कि अंडमान की भाषा क्या है। अंडमान की भाषा क्या है, तो अंडमान की जो भाषा है वो बांग्ला भाषा है। क्या है? बांग्ला भाषा। और बांग्ला भाषा क्यों है इसकी? क्योंकि ये इसका प्रभाव बंगाल से ही पड़ा हुआ है, बंगाल से थोड़ा इसका प्रभाव ज्यादा पड़ा है, इसलिए यहाँ की जो भाषा है वो बांग्ला भाषा है, अंडमान की भाषा। और अगर पूछे कि अंडमान में किस प्रकार की है, तो ये पश्चिमी बांग्ला। पश्चिमी बांग्ला, अगर बांग्ला भाषा दे तो वो भी सही है, अगर ऑप्शन में पश्चिमी बांग्ला दिया है तो वो भी सही है, अगर दोनों दिया है तो हम पश्चिमी बांग्ला को ही आंसर टिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ की भाषा हो गई। अब हमें इसमें पढ़ना है कि इसकी कौन सी विशेषताएं हैं। तो अंडमान निकोबार में एक स्थित है अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है और ये इसकी राजधानी है अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। और इसी दक्षिणी अंडमान पर एक सेलुलर जेल है। कौन सा? सेलुलर जेल है इसी दक्षिणी अंडमान पे। इसी दक्षिणी अंडमान पे सेलुलर जेल है
में कि बीडी सावरकर को रखा गया था कैद करके। जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी बीडी सावरकर थे उनको इसी दक्षिणी अंडमान पे सेलुलर जेल है जिन पर की काले पानी की सजा दी जाती है। काले पानी की सजा इसी जेल में दी जाती है और इसी सेलुलर जेल में अंग्रेजों ने बीडी सावरकर को कैद करके रखा था। और बीडी सावरकर, कैद तो बहुत लोग रहे होंगे लेकिन बीडी सावरकर इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए होते हैं क्योंकि यह एकमात्र ऐसे ऐसे कैदी थे जो कि सेलुलर जेल को तोड़ के फरार हो गए थे। सेलुलर जेल को तोड़ना असंभव है और बीडी सावरकर ने सेलुलर जेल को तोड़ दिया था और वहां से वो फरार हो गए थे। वहां पे जैसे ये आपका दक्षिणी अंडमान का आइलैंड है, जो आपका दक्षिणी अंडमान में एक छोटा सा आइलैंड है इस तरीके से, इसके चारों तरफ समुद्र है, इसलिए इसको जो है पार करके भागना बहुत ही नामुमकिन है। लेकिन बीडी सावरकर भाग गए थे इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो बीडी सावरकर जब इसी सेलुलर जेल में थे, जब इसी सेलुलर जेल में बीडी सावरकर थे तो उन्होंने यहाँ पर एक उपन्यास लिखा था। उपन्यास लिखा था काला पानी उपन्यास। काला पानी उपन्यास बीडी सावरकर ने इसी जेल में रहकर लिखा हुआ था। और काले पानी उपन्यास, इन्हीं के उपन्यास से एक बना था वो काला पानी मूवी। और काले पानी मूवी में बीडी सावरकर का जो रोल है, जो किरदार है, उसको देवानंद ने प्ले किया था। इतनी चीजें यहाँ पे हैं अंडमान निकोबार से। अब इसी अंडमान निकोबार में कुछ ज्वालामुखियां हैं। जैसे भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान में। किस अंडमान में? तो उत्तरी अंडमान में। यहाँ पर एकमात्र भारत की सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी स्थित है, जो कि सक्रिय है। सक्रिय है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान में। अंडमान में कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में। फिर मध्य अंडमान में एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। नारकोंडम ज्वालामुखी ये हमारा उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में स्थित है। तो अगर पूछे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? अंडमान में स्थित है। अंडमान में कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अंडमान में स्थित है, जिसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। भारत की एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी। वो कहाँ स्थित है? वो मध्य अंडमान में स्थित है। अंडमान में ही स्थित है, लेकिन ऑप्शन में अगर इन चारों भागों को बांट के दिया हो तो मध्य अंडमान में स्थित है। अंडमान की भाषा क्या है? पश्चिमी बांग्ला। फिर प्रश्न बने कि अंडमान की जो है राजधानी कहाँ है अंडमान निकोबार की? तो पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर अंडमान में स्थित है। किस अंडमान में? दक्षिणी अंडमान में। और एक है सेलुलर जेल। सेलुलर जेल कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान में है या फिर अंडमान में है। और बीडी सावरकर को किस जेल में रखा गया था? तो सेलुलर जेल में। और पूछे कि सेलुलर जेल में काले पानी की सजा कहाँ दी जाती है? तो सेलुलर जेल में ही दी जाती है। और यहाँ से प्रश्न बने कि काला पानी उपन्यास किसने लिखा है? तो इन्होंने ही लिखा है, बीडी सावरकर ने ही काला पानी उपन्यास भी लिखा है। अब प्रश्न बने कि यहाँ पर क्या दिमाग में आ रहा होगा कि जब लक्षद्वीप पढ़ रहे थे तो वहां पर तो एक अभ्यारण्य हमें दिखाई दिया था। लक्षद्वीप पर एक अभ्यारण्य दिखाई दिया था, तो क्या यहाँ पर भी अभ्यारण्य है? जी बिल्कुल। यहाँ पर जो हमारा दक्षिणी अंडमान है इसी में स्थित है एक अभ्यारण्य। इसी दक्षिणी अंडमान में स्थित है, इधर मैं लिखती हूँ अभ्यारण्य, उसका नाम है साउथ बटन। साउथ बटन अभ्यारण्य। साउथ बटन अभ्यारण्य जो कि भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। भारत का सबसे छोटा अभ्यारण्य साउथ बटन अंडमान में स्थित है। किस अंडमान में? तो दक्षिणी अंडमान में। फिर प्रश्न बने कि क्या यहाँ पर कोई वो है, क्या यहाँ पर बीडी सावरकर ने काला पानी उपन्यास लिखा था? जी बिल्कुल। कहाँ पे लिखा था? सेलुलर जेल में ही लिखा था। और यहाँ से प्रश्न बने कि क्या इसकी कोई ऊंची चोटी है? जैसे यहाँ हमें अगर भारत पढ़ेंगे उत्तर भारत, तो यहाँ पर ढेर सारी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो क्या अंडमान पर भी कोई ऊंची चोटी है? जी बिल्कुल। यहाँ पर भी एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान की ऊंची चोटी है, सैडल पीक। तो आपके दिमाग में एक और चीज आएगा कि जब अंडमान पे यहाँ पर अभ्यारण्य भी पाए जा रहे हैं, यहाँ पर ऊंची चोटियां भी पाई जा रही हैं, सेलुलर जेल भी है यहाँ पर,
फिर इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ पर ज्वालामुखी भी पाई जा रही है। तो क्या यहाँ पर सैडल पीक भी है, ऊंची चोटियां हैं, तो क्या यहाँ पर जनजाति भी पाई जाती होगी? बिल्कुल, अंडमान में जनजाति भी पाई जाती है। और उस जनजाति का क्या क्या नाम है? यहाँ पर 3-4 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियां पाई जाती हैं शैम्पियन, शैम्पियन जनजाति, सैम्पियन जनजाति, कांगो जनजाति। इस तरीके से यहाँ पर 3-4 जनजातियां भी पाई जाती हैं अंडमान पे। तो हमें क्या क्या चीजें आज पढ़ी है उसको एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या चीजें देखा, कि हमारे भारत की अक्षांशीय विस्तार कितनी है। अक्षांशीय विस्तार यानी कि भूमध्य रेखा इस तरीके से है। तो भूमध्य रेखा के भारत जो है पूरा उत्तर में स्थित है। तो अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से स्टार्ट करेंगे तमिलनाडु के कैप कोमरिन से, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लद्दाख के इंदिरा कॉल तक जाती है 37 डिग्री 6 मिनट तक। और वहीं देशांतरी विस्तार गुजरात के गोरमोथा से 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होती है और अरुणाचल प्रदेश के किविथु तक जाती है औसत 97 डिग्री 25 मिनट उत्तर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। तो पूर्वी देशांतर यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गोरमोथा से 97 डिग्री 25 मिनट किविथु अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। इसकी देशांतरी विस्तार, भारत कुल 30 देशांतर में फैला हुआ है, इसलिए गोरमुथा से किविथु तक के समय अंतराल जो है वो 2 घंटे के समय अंतराल है। और यहाँ से क्या चीजें देखा हमने कि लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा कि लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप पूरे भारत के पश्चिम में, भारत के प्रायद्वीपीय के पश्चिम प्रायद्वीप पर स्थित है, पश्चिमी घाट की तरफ स्थित है। फिर लक्षद्वीप पर कुल द्वीपों की संख्या 36 देखा, जिनमें से 10 द्वीपों पर मानवों का अधिवास है। और उसके बाद हमने देखा कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है और महल भाषा है। महल भाषा देवही लिपि में लिखी गई है। फिर हमने देखा कि लक्षद्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य पाया गया जिसका नाम है पिडली पक्षी अभ्यारण्य। वो लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर स्थित है और इसी अगाती द्वीप पर एकमात्र लक्षद्वीप का हवाई अड्डा स्थित है जिसका नाम है अड्रेट हवाई अड्डा, लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर स्थित है। इतनी चीजें हमने लक्षद्वीप के बारे में पढ़ी। फिर उसके बाद हम चलते हैं उधर अंडमान निकोबार की तरफ। जो अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में स्थित है। जब ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है तो इस तरह से हम देखते हैं अंडमान निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 247, जिनमें से हमें पढ़ना कितने द्वीपों को है? केवल 6 द्वीपों को पढ़ना है। ऊपर है हमारा, ऊपर से स्टार्ट करते हैं कोको द्वीप। कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है, उसको छੱड देना, उसको छोड़ देना। फिर कोको द्वीप के बाद आते हैं उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। इस प्रकार से 4 हमारे अंडमान के हैं और 2 हमारे निकोबार के हैं। कौन कौन से? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर उसके नीचे आएंगे तो कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। इस तरीके से अंडमान निकोबार में कुल 6 द्वीपों को हमें पढ़ना है। एक है कोको द्वीप, कोको स्ट्रेट। कोको स्ट्रेट किसको किसको अलग करता है? तो कोको द्वीप जिस पर म्यांमार का अधिकार है उसको, और उत्तरी अंडमान को कोको स्ट्रेट अलग करता है। फिर है एक हमें पढ़ना है डुंकन पास। डुंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान को डुंकन पास अलग करती है। फिर 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार या फिर लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है। ये था अंडमान निकोबार को अलग करने वाले स्टेट। अब है अंडमान की भाषा क्या है? पश्चिमी बांग्ला अंडमान की भाषा है। उसके बाद अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी राजधानी है। फिर इसी दक्षिणी अंडमान पर एक पक्षी अभ्यारण्य है जो भारत का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है साउथ बटन। इसी दक्षिणी अंडमान पे ही सेलुलर जेल है जिस पर काले पानी की सजा दी जाती है। काले पानी की सजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा टफ सजा होती है। इसमें वीर सावरकर एकमात्र ऐसे कैदी थे जो कि काले पानी की सजा यानी कि सेलुलर जेल को तोड़ के फरार हो गए थे और वो जीवित फरार हुए थे। और जब वो सेलुलर जेल में थे तो उसी समय इन्होंने काला पानी उपन्यास लिखा था और इसी काला पानी उपन्यास पे
एक मूवी बनी है काला पानी, जिसमें कि वीडी सावरकर का रोल प्ले किया था देवानंद ने। फिर है इसी अंडमान निकोबार की एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। और इसी अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं, शैम्पियन जनजातियां, काऊ जनजातियां, इस प्रकार से यहाँ पर कुछ जनजातियां पाई जाती हैं। और इसी अंडमान निकोबार में कुछ ज्वालामुखी हैं, जैसे कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी होने के कारण ये ज्वालामुखी एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो बैरन ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की, और वो कहाँ स्थित है? प्रश्न बने तो अंडमान में स्थित है, अगर अंडमान में पूछे तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। फिर भारत की एक और ज्वालामुखी है नारकुंडम ज्वालामुखी, वो कहाँ स्थित है? तो वो भी अंडमान में स्थित है। किस अंडमान में स्थित है? तो वो मध्य अंडमान में स्थित है। इस प्रकार अंडमान निकोबार आपका समाप्त हुआ, और अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, बंगाल की खाड़ी में है। तो इस तरीके से हमने भारत की क्या क्या चीज़ों को देखा, एक बार फिर से देखते हैं। जो इसकी सीमा थी, बाहरी सीमा, स्थलीय सीमा के साथ विश्व में इसकी स्थिति क्या है, एशिया में इसकी स्थिति क्या है। फिर अंडमान निकोबार देखा, फिर लक्षद्वीप देखा, भारत की देशांतरी विस्तार देखा, भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा। इतनी चीज़ों को हमने देख लिया। अब हमें जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो प्रवेश करेंगे भारत की मुख्य भूमि पर। आइलैंड हमारे समाप्त हुए इधर से, जो भी चीज़ें आइलैंड से इंपॉर्टेंट थी मैंने एग्जाम की से ज़्यादा ही चीज़ों को बताया है, तो आप उसको देख लीजिए अच्छे से। और ज़रूरत पड़े तो आप इसी तरीके से मैप बनाकर सिर्फ समझिएगा, लिखिएगा नहीं पूरा, सिर्फ इसी तरीके से शॉर्ट में उन चीज़ों को लिख लीजिएगा। बाकी जो आपका मुख्य भूमि है उस पर हम प्रवेश करेंगे कल, नेक्स्ट डे को अच्छे से देखेंगे कि वहाँ से हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जब हम मुख्य भूमि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ से हम इसी तरीके से मैप से ही जितने भी पर्वत हैं, पठारी क्षेत्र हैं, या फिर मैदानी क्षेत्र हैं, या फिर पूर्वोत्तर भारत है, गारो खासी जयंतियाँ, जो भी चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से, लेकिन कल की क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल में बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए। अगर आपको बहुत मतलब पढ़ने में मज़ा आ रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, क्योंकि इसके पहले अगर आपने कहीं पर भी पढ़ा होगा और आपको ये चीज़ें कुछ नहीं लग रही हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और यदि आप लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और मन से पढ़िए, इन चीज़ों को रिवीजन भी करते रहिएगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ने से पहले 5 मिनट चीज़ों को रिकॉल करूँगी, फिर आगे बढ़ूँगी, जिससे कि जो चीज़ें हमारी पीछे पड़ी हुई हैं वो चीज़ें हमारी एक बार रिकॉल हो जाए, फिर जो हम आगे नया पढ़ें तो हमें अच्छे से याद हो जाए। तो इसी तरह से मिलते हैं फ्रेंड्स कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।